हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज के अपने इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज की इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके कुछ फॉर्मूले जानेंगे और उन फॉर्मूले के साथ साथ हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। और इसके अगले वीडियो में हम लोग फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे जो कि उसी से रिलेटेड होंगे, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोज़ भी देख लीजिए। हमने इनसे पहले की वीडियोज़ में रिलेशन एंड फंक्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, यानी चैप्टर 1 को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है और काफ़ी क्वेश्चंस उसमें हमने डिस्कस किए हैं। बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ डिस्कस हुए हैं। अगर आपने अभी तक रिलेशन और फंक्शन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिनमें कि रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को और एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया गया है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम और आप ऐसे ही मज़े करते रहें, इन्जॉय करते रहें पढ़ाई को। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको सबसे पहली बात तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब हैं। तो आप अगर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा कर सकेंगे, कम समय में ज़्यादा गेन कर सकेंगे। अगर इसकी हम बात करें आईटीएफ की, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि हर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, यानी कि उसकी रेंज क्या है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रेंज आपके रट जानी चाहिए, याद होनी चाहिए कि साइन इन्वर्स की रेंज क्या होती है, कॉस इन्वर्स की रेंज क्या होती है, टेन इन्वर्स की रेंज क्या होती है, सेक इन्वर्स की रेंज क्या होती है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखने का तरीका यही होता है। अगर कहीं लिखा है ऐसे लिखा देखा आपने, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स की डोमेन तो होती है -1 से 1, लेकिन डोमेन से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि रेंज क्या है, क्योंकि आप जो भी एंगल्स लाएंगे वो रेंज के अंदर लाएंगे। ठीक है ना, यानी कि जो एंगल की वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो एंगल की वैल्यूज़ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आनी चाहिए, यानी कि रेंज के अंदर आनी चाहिए। तो मैं डायरेक्टली आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप इनको याद करिए। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये याद होना ज़रूरी है। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो साइन इन्वर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से लेकर π/2 तक होती है, -π/2 से π/2। और दोनों में क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -π/2 को भी इंक्लूड करेंगे और प्लस के π/2 को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब -π/2 और +π/2 दोनों भी अगर वैल्यू आ जाती है साइन इन्वर्स की तो भी इंक्लूडेड है, मतलब उनको भी हम लोग वो भी वैलिड है। ठीक है ना, यानी कि जब भी आप साइन इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे साइन इन्वर्स एक्स की, तो वो -π/2 और +π/2 के बीच ही आना चाहिए एंगल। ठीक है ना, क्योंकि रेंज के अंदर है ना, ज़रूरी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, अब कॉस इन्वर्स की देख लेते हैं। तो कॉस इन्वर्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई तक होती है, यानी कि साइन इन्वर्स के बाद आपको कॉस इन्वर्स, और कॉस इन्वर्स की रेंज 0 से पाई के बीच। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स की रेंज की बात करें तो कॉसेक इन्वर्स एक्स की रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक होती है, जिसमें से कि हम लोग किसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया। ठीक है ना, यानी कि 0 को हटा दिया जाए, केवल और केवल 0 को छोड़कर बाकी सब इसकी रेंज में आता है। यानी जो साइन इन्वर्स की रेंज है बस वही रेंज याद रखिए। लेकिन कॉसेक इन्वर्स में क्या होता है कि 0 हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x होता है, या कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 1/x होता है। तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगी कहानी। तो इसलिए 0 को हम लोग को नहीं लेना है। मेन चीज़ आपको बस याद रखना है कि हमें केवल, यानी कि कॉसेक इन्वर्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो -π/2 से +π/2 के बीच कुछ भी आ सकती हैं, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं करना है। 0 को हटा दीजिए, यानी कि सेट के अंदर से एक सेट बना करके यहाँ पे मैंने 0 को हटाया, इसका मतलब केवल एक एलिमेंट को हटाया है। तो कॉसेक इन्वर्स के बाद हम लोग आ जाते हैं सेक इन्वर्स पर। देखिए, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक होता है, तो आप जानते ही होंगे। तो इसका मतलब सेक इन्वर्स की रेंज अगर हम बात करें तो सेक इन्वर्स की रेंज आपकी 0 से पाई होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब देखना यह है कि यहाँ ओपन इंटरवल होता है या क्लोज इंटरवल होता है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ भी क्लोज इंटरवल है 0 से पाई। अच्छा, कॉस इन्वर्स पर भी क्लोज इंटरवल है, तो 0 से पाई होगा, लेकिन इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, π/2। आप जानते होंगे कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। मतलब ऐसे याद रखा जाता है कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक जो होगा, सेक वो 1/cos के इक्वल होता है। इसका मतलब 1/cos मतलब 1/0 आ जाएगा, 1/0 मतलब अनडिफाइंड कर देगा। मतलब थोड़ा याद रखने का पैटर्न है ये। अदरवाइज ये अगर आप डायरेक्टली याद कर लेते हैं तो फिर तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको क्या याद करना है कि भाई साइन इन्वर्स की रेंज -π/2 से +π/2 के बीच होती है, कॉस इन्वर्स की रेंज 0 से पाई के बीच होती है, और कॉसेक इन्वर्स की रेंज -π/2 से π/2, यानी जो साइन इन्वर्स की होती है वही याद रखिए, बस उसमें 0 हटा दीजिए। और जो कॉस इन्वर्स की होती है उसी की सेक इन्वर्स की आप रेंज याद रखिए, बस उसमें से क्या हटा दीजिए, π/2 हटा दीजिए। और टेन इन्वर्स की रेंज की अगर बात करें तो टेन इन्वर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है। बस फर्क इतना है, यानी कि जो साइन इन्वर्स की रेंज होती है वही टेन इन्वर्स की होती है, लेकिन इतना फ़र्क है कि उसमें
इंक्लूड नहीं करना है π/2 और -π/2 का मतलब यहाँ पर ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं है। यानी याद रखने का जो तरीका है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ताकि आप एक चीज़ याद करें और बाकी तो आपको अपने आप याद हो जाएं। अगर ये दो याद हो गई तो फिर ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात कर लूँ कॉट इनवर्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स की रेंज भी वही होती है जो कि मतलब लगभग यानी कि कॉस की होती है। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वही कॉट इनवर्स एक्स की, बस कितना फ़र्क है कि आपका इसमें इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि जो कॉट इनवर्स एक्स है तो कॉट इनवर्स एक्स में आपको 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करना है, कॉस इनवर्स एक्स में आपको 0 और पाई को इंक्लूड भी करना है। तो अगर पूरे को एक बार जल्दी से समराइज करें 1 मिनट के अंदर अंदर, तो आप समझिएगा साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 के बीच होती है और -π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड होते हैं यानी कि क्लोज इंटरवल होता है। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज जो है वो 0 से पाई के बीच होती है जिसमें कि 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड होते हैं, मतलब क्लोज इंटरवल होता है। कॉसेक इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 के बीच होती है जिसमें से कि 0 हटा दिया जाता है। याद कैसे करना है, साइन का उल्टा कॉस सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक की रेंज आप साइन की रेंज रखिए बस -0 कर दीजिए। कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस इनवर्स की रेंज सेक इनवर्स की रेंज में याद रखिए और बस -π/2 कर दीजिए। वैसे भी आप जानते हैं कि साइन 0 पे 0 होता है और कॉस 90 पे 0 होता है, तो जहां साइन और कॉस 0 हो कॉसेक और सेक में से वो हटा दीजिए बस आप, तो रेंज याद आ जाएगी आपको। टेन इनवर्स की रेंज वही होती है जो साइन इनवर्स की है, लेकिन बस इंक्लूडेड नहीं होता है इसमें, π/2 और -π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, यानी ओपन इंटरवल होता है। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई के बीच होती है, इसमें भी 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं होता, मतलब यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप याद कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप कई क्वेश्चंस तो ऐसे ही बिना टेंशन के कर सकेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग और अदर फॉर्मूलेज की बात करें तो सबसे पहले बात आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है और कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स यानी कि एक्स होता है और कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो ये बात तो सबको पता होगी, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर कहीं आ गया एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस आ गया तो एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन आ गया तो एक्स। जब भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आ जाएगा कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए क्या होगी, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर आपने कोई भी टर्म दे रखा है तो उसको क्या करना है, उसको आपको साइन के टर्म्स में बदलना है। यानी साइन इनवर्स अगर बाहर है तो फिर अंदर का पूरा जो टर्म दिया हुआ है, अंदर का जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आपको साइन के टर्म्स में बदलना है। ऐसा करने से साइन इनवर्स और साइन गायब हो जाएंगे, आपको एक्स मिल जाएगा। कॉस इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर के आपको एक्सप्रेशन को कॉस के टर्म्स में बदलना है, कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो जाएगा, एक्स बचेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए। इसके बाद अगर हम लोग और अनदर फॉर्मूले की बात करें तो ये कुछ फॉर्मूले ये हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग अनदर फॉर्मूले की बात करें तो आप जान जाएंगे कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। मतलब जो उल्टे होते हैं एक दूसरे के उसी को याद रख लेना है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, समझ रहे ना। यानी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x बराबर साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये 3 फॉर्मूले आपको और याद करने हैं, सीधे सीधे ये फॉर्मूले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप अनदर फॉर्मूले की बात करें तो कुछ अनदर फॉर्मूले ये होते हैं कि आपको साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ, कुछ फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिए। साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, यानी कि साइन अपनी माइनस को बाहर निकाल देता है। और अगर बात करते हैं हम लोग कॉस की और सेक की, तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स या कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो सीधे सीधे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। और अगर बात करें हम लोग कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। और अगर बात करें हम लोग सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की, तो सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स भी आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। देखिए तो ये 3-4 फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिए। और अगर इसी में हम लोग बात करें टेन इनवर्स एक्स की, तो आप जानते होंगे कि टेन भी अपनी माइनस को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। और एक और बचा बस आपके पास कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो कॉसेक भी अपनी माइनस को बाहर निकाल देता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब अगर आप चाहते हैं तो इसका एक पैटर्न बनाकर भी याद कर सकते हैं कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, साइन
कॉसेक और टेन, साइन कॉसेक और टेन, साइन टेन कॉसेक, साइन टेन कॉसेक, तीनों अपने माइनस को एज इट इज़ बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कॉस, कॉट और सेक, कॉस और कॉस का उल्टा सेक और कोट, ठीक है ना, ये तीन जो हैं ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस करके लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर आपको अगर पैटर्न पकड़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पैटर्न को पकड़िए कि कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका जब आप माइनस हटाना चाहते हो, यानी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस में कोई एंगल लिखा है तो उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है तो उसको पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है तो उसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। उसी तरह से अगर टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है तो अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में आपको क्या याद रखना है कि केवल और केवल डायरेक्टली माइनस को बाहर निकाल देना है। मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूले भी आपको पकड़ में आ गए होंगे। जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए कुछ और फॉर्मूले, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। और तीसरा आपका फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चीज़ें पढ़ी होंगी जब आप लोग टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे होंगे, जब आप लोग रिविज़न, जब आप लोग अपनी क्लासेस कर रहे होंगे तो आपने क्लासेस में बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा होगा और आपको ये फॉर्मूले याद भी होंगे, बिल्कुल याद होंगे। बस मुझे जल्दी जल्दी क्या कराना है, रिवाइज कराना है। एक बार इन सबको रिकॉल कर लेंगे तो तभी क्वेश्चंस करने में हम लोगों को डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, बड़ी आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको कुछ और फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। पहला एक फॉर्मूला और मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू आपका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहेगा। और एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला जो हमारा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तब लगता है जब एक्स वाई लेस देन 1 होता है, यानी एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होगा। तो दो फॉर्मूले तो ये याद हो गए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, एक हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। अगर आप चाहते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट होते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अदरवाइज नहीं भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मूले को, यही फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर ये हो जाएगा आपका पाई माइनस, अगर मैंने अभी देखा पाई प्लस है ना, पाई प्लस कितना, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि अगर एक्स इंटू वाई की वैल्यू, यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर 1 से बड़ा आ रहा हो तो फिर पाई प्लस कर देंगे। बस इसी फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पाई प्लस कर देंगे, अदरवाइज और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब एक्स और इंटू वाई का, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा है, तो फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूले लग जाएंगे। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं उनमें आपको एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा ही दे रखा होगा, यानी कि डायरेक्टली ये वाले दो फॉर्मूले जो हैं यही सबसे ज़्यादा काम आएंगे, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अभी कुछ और फॉर्मूले, दो फॉर्मूले आपके पास और बचे हैं, उन दो फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं जल्दी से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस, मतलब 2-3 फॉर्मूले और बचे हैं। सबसे पहली बात, जैसे 2 tan इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला बचा है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होगा आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस या 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक और होता है इसी में ही, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं पहले सारी बातें बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, डिफिकल्टी ना आए, है ना। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका हो सकता है, एक और फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 2 tan इनवर्स एक्स को आपको साइन के टर्म्स में बदलना है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, कॉस के टर्म्स में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और 2 tan इनवर्स एक्स को अगर आपको tan के टर्म्स में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूले अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप एक बार इन फॉर्मूले को जहाँ जहाँ से आपको नोट करने हैं वहाँ से वीडियो को पॉज करके आराम से फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, उनको रिकॉल कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसको समराइज़ करूँगा अभी मैं, उससे पहले आप 1 मिनट का समय दीजिए। सुनो, अमजद का फ़ोन आ रहा है यार, अमजद का फ़ोन आ रहा है, अमजद कारपेंटर। क्या करूँ अब, देख ले, अगर तुझसे कर सकता है बात तो अब्बू से पहले, अब्बू हो तो वहाँ अब्बू को देख। अब देख बेटा, बेटा हटो।
चलिए देखिए, ये फॉर्मूले देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इससे ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं करने हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पहली बात तो ये देखना है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे मतलब कितने क्वेश्चंस हम लोगों के सिलेबस में हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो काम देने वाला है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देने वाला है। मतलब हम लोगों ने जो अभी तक जाना उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे के सारे फॉर्मूले ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन करने हैं और कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, तो कम से कम इतने फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा भी फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखा है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई नहीं लिखा है। तो ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज अगर नहीं भी याद है तो फिलहाल के चल जाएगा। जैसे अभी हमने साइन इनवर्स यानी 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना, 2 साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूले जो हैं, तो फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, कम से कम फॉर्मूले याद करके, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले याद करने का मतलब वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आ जाना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन देखना है, मान लीजिए आपको कहा गया कि क्वेश्चन में कि आपको वैल्यू बतानी, मिटा दूँ इसको मैं। देखिए तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि सीधे सीधे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आपसे वैल्यू पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस या इवैल्यूएट दिस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, एक्स्ट्रा ऐसे कुछ दे दिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए दे दिया आपको साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसने कहा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसको फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका कुछ नहीं, आप इसको क्या कर लीजिए, थीटा के इक्वल मान लीजिए कि लेट जो भी आपको वैल्यू निकालनी है उसको आप थीटा के इक्वल मान लीजिए। वो कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब इनवर्स जब हटता है तो इस साइड जाकर के साइन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब साइन थीटा अगर 1/√2 का इक्वल है तो इसका मतलब 1/√2 आपको ढूंढना है कि साइन में किसकी वैल्यू होती है। आपको ये ढूंढना है कि साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है। तो खुद आप मुझे बताइए किसकी वैल्यू होती है। और ये बड़ा ध्यान रखना है कि जो भी आप वैल्यू ढूंढेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहनी चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब जैसे साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 के बीच होती है, तो इसका मतलब है कि आपको उसको -π/2 से +π/2 के बीच ही आंसर लाना है। तो वैसे भी हम जानते हैं ये तो सीधे सीधे साइन π/4 की वैल्यू होती है, मतलब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 45 की वैल्यू अगर 1/√2 होती है तो थीटा कितना जाएगा आपका π/4, और थीटा ही कितने के इक्वल है, साइन इनवर्स 1/√2 के इक्वल है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√2 की जो वैल्यू है वो π/4 हो जाएगी, और π/4 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है। -90 से लेके +90 के बीच अगर कोई भी वैल्यू आती है तो वो वैलिड होती है साइन इनवर्स के केस में। तो इसका मतलब साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी, यानी साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, π/4। ऐसे ही कोई एक आध और मैं उठा लेता हूँ आपसे। मैंने कह दिया मान लीजिए कि साइन इनवर्स या tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू बताइए, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 की वैल्यू बताइए। तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 को अगर हमें पता करना है तो हम सबसे पहले तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो मैंने आपको बताया tan इनवर्स की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 के बीच होती है। बस साइन इनवर्स का में क्या होता है कि इंक्लूडेड होते हैं -π/2 और +π/2, लेकिन tan इनवर्स में इंक्लूडेड नहीं होते। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/√3 अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको क्या कर लूँगा, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 को थीटा के इक्वल रख दूंगा, और ये बन जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1/√3। तो अब 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, आप जानते हैं tan π/6 की वैल्यू होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो आपने कहा कि यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6, और थीटा की वैल्यू π/6 आने का मतलब ये है कि हमने थीटा किसको माना है, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 को माना है। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 की वैल्यू ही π/6 होगी, समझ गए ना। यानी कहने का मतलब ये हो। अब तो ये सिंपल सा था। अगर मान लीजिए कि अब मैंने कहा आपको कि मुझे आप कोई एक नेगेटिव वैल्यू देकर के मैं पूछ लेता हूँ, मान लीजिए कोई एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वही काम, किसको, थीटा के इक्वल मान लूंगा। साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल टू थीटा। तो अब यहाँ लिखूंगा साइन थीटा, क्योंकि इनवर्स जब इधर चल जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -√3/2। अब आपको देखना ही है कि साइन कहाँ नेगेटिव होता है, तो साइन कहाँ नेगेटिव होता है ये आपको ध्यान लगाना है, और -90 से +90 के बीच आना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए आंसर, है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए हम लोगों को ढूंढना है कि साइन कहाँ नेगेटिव होता है। तो हम जानते हैं साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन अब मुझे अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपका एंगल 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, तो 180 से बड़ा मतलब रेंज के बाहर चला जाएगा। तो अब मेरे को रेंज में लाना है, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका आपके पास दो हैं, या तो आप 270 प्लस करें
तब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं, या फिर आप 360 माइनस करें तब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। लेकिन 360 माइनस भी करके अगर कोई एंगल निकालेंगे तब भी वो बड़ा ही आएगा, और अगर आप 270 प्लस करके एंगल निकालेंगे तो वो भी बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो हमें अब ऐसा कोई एंगल ढूंढना है जो कि इस वैल्यू को मतलब वैल्यू भी, ये वैल्यू भी उसकी होती हो और वो एंगल -90 से लेकर +90 के बीच में आता हो। तो हम एक बात और भी तो जानते हैं कि साइन को अगर हम लोग मतलब अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ना लेकर एंगल को, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब हम एंगल मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो इधर की तरफ यानी कि नेगेटिव होते हैं, और ऊपर की तरफ कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ -π/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन के बारे में आप जानते होंगे कि साइन अपनी माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये बन जाएगा साइन माइनस का साइन π/3, और साइन π/3 का मतलब साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू ही √3/2 होगी। तो आप जान गए होंगे कि यानी कि माइनस के √3/2 की जगह हम क्या भी रख सकते हैं, साइन ऑफ -π/3 भी रख सकते हैं। मतलब हम एंगल को रिवर्स भी तो पढ़ सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 270 प्लस करें या तो 360 माइनस करें, और एक और तरीका है कि हम लोग उल्टे चल पड़ें, ठीक है ना, यानी कि एंगल को मेजर करने के लिए इधर के बजाय इधर मूव करना स्टार्ट कर दें। तो अगर हम लोग इधर की ओर मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि नेगेटिव में एंगल मेजर किया जाएगा, और साइन की खासियत होती है कि साइन अपने इस माइनस को बाहर निकाल देता है। तो साइन ऑफ -π/3 को हम लोग माइनस साइन π/3 लिख सकते हैं, और जब इसको माइनस साइन π/3 लिख सकते हैं तो आप जानते होंगे कि माइनस तो ये लगा दिया, साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। तो -√3/2 कितने की वैल्यू है, कितने की, ये कितना हो गया, ये हो गया -60। तो क्या ये -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में आ रहा है, -π/2 और +π/2 के बीच में आ रहा है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एंगल होगा वो कितने के इक्वल आ जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे कि ये कितने की वैल्यू है, -π/3 की। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -π/3, और थीटा ही हमारा कितने के इक्वल था, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 बराबर कितना आ गया हमारा, -π/3, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि -π/3 इज द राइट आंसर। यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एंगल मिल जाए तो बस मजा आ गया, समझ लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो उसको आप थीटा के इक्वल मानिए, इधर साइड आप साइन थीटा मतलब इनवर्स को साइड ले जाकर के साइन या कॉस जो भी दे रखा हो वो बना लीजिए एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको तब्दील कर लीजिए। फिर जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तब्दील हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू ढूंढिए कि ये वैल्यू उसकी कहाँ होती है, किस एंगल पर ये वैल्यू इसकी पाई जाती है। तो जब आप उस वैल्यू को पता कर लेंगे तो बड़े आराम से आपको एंगल भी मिल जाएगा। एक आध की और प्रैक्टिस करते हैं, कोई एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अगर मैंने कहा मान लीजिए कि आपको दे दिया tan इनवर्स ऑफ -1, तो अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो हम क्या कर लेंगे, लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर -1। बताइए tan थीटा अगर -1 के इक्वल हो गया भाई, क्योंकि इन्वर्स जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो tan इनवर्स का बन गया tan थीटा, और tan थीटा बराबर कितना हो गया, -1। अब tan थीटा को अगर मैंने -1 के इक्वल रखा तो यहाँ से आप बताइए -1 tan में कितने की वैल्यू होती है, तो कहाँ कहाँ tan नेगेटिव होता है पहले ये आपको देखना है। और ये भी याद रखना है कि tan की रेंज क्या होती है। तो tan की रेंज भी आपकी क्या ही होती है, -π/2 से +π/2 होती है, लेकिन उसमें -π/2 और +π/2 इंक्लूडेड नहीं होते। तो इसका मतलब है कि -π/2 और π/2 तो लेना ही नहीं है, उसके बीच का कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है। तो हम कहेंगे या तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में होती है या तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, क्योंकि ये तो आप जानते होंगे ना। अरे भाई ये चीज़ तो सभी जानते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब ऑल, यहाँ सभी पॉजिटिव, यहाँ पर केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है ना, यहाँ पर tan और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी अपने अपने आप में बाकी सब नेगेटिव। यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और यहाँ सभी पॉजिटिव। ये तो फंडा पता होगा सब लोगों को। तो tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, यहाँ tan नेगेटिव होता है, यहाँ tan नेगेटिव होता है। तो अब आप tan की वैल्यू -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच लाना चाहते हैं, और इसके रेंज में भी यानी कि उसकी रेंज में लाना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि क्या हो जाए, नेगेटिव भी आ जाए। कैसे आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव लाने के लिए आप मुझे बताइए, या तो आप इस क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, तो इसमें अगर जाओगे तो 90 से बड़ा एंगल हो जाएगा और 100 से छोटा हो जाएगा, तो ये तो ले नहीं सकते। या फिर आप इस क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में जाने के लिए आपको या तो 270 प्लस करेंगे आप, क्योंकि ये 0 डिग्री है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये 180 डिग्री है यहाँ पर, ये 270 डिग्री है यहाँ, ये घूमते घूमते कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो 270 और 360 के बीच का एंगल यहाँ पर लाई करता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एक रास्ता हमारे पास और होता है कि हम लोग वापस रिवर्स इसमें आ जाएँ। यानी रिवर्स आने का मतलब ये
क्या है कि अगर नेगेटिव में हमने एंगल मेजर कर लिया तो भी एंगल माइनस हो जाता है। और tan की भी खासियत आपने जानी होगी, केवल cos और sec दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो अपने माइनस को खा जाते हैं, ठीक है ना। खा जाने का मतलब ये है एक तरीके से कि cos और sec का जो अंदर एंगल में माइनस लिखा होता है वो भी गायब हो जाता है, यानी cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू भी cos थीटा के इक्वल ही होती है। sec ऑफ माइनस थीटा एंगल में अगर माइनस दिया है तो sec ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू भी sec थीटा के इक्वल होती है। लेकिन sin ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा, cosec ऑफ माइनस थीटा, ये सब अपने माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि tan को अगर हम लोग माइनस में एंगल दे दें, ये होती कितने की वैल्यू है, π/4 की, हम जानते हैं 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना, tan 45 की वैल्यू 1, तो tan ऑफ माइनस π/4 अगर लिख लिया जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4। और -π/4 का मतलब -45, -45 का मतलब -90 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो -90 और 90 के बीच लाई कर रहा है, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है तो गारंटीड आप कह सकते हैं कि इसका यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/4। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को पकड़ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये फॉर्मूले और ये छोटी छोटी बेसिक बातें आप जान जाएं तो आराम से आप हर क्वेश्चन कर सकेंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पेशेंस रख करके आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, और अगले वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लेकर के आएंगे, ठीक है ना, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये भी जानकारी हो जाए कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है इसके, इससे और क्या आसान लोगे आप, है ना, इससे ज़्यादा आसान लेने का क्या कोई औचित्य नहीं बनता, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया, जैसे सपोज करिए मैंने आपसे पूछ लेता हूँ, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। तो पूछ लिया गया है cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो आप मेरे को बताओ cos इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसको मैं क्या करूँगा, cos इनवर्स ऑफ -1/2 को थीटा के इक्वल मान लूँगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, cos थीटा बराबर 1/2। अब cos थीटा अगर 1/2 के इक्वल हो गया तो आप मुझे बताओ कि cos की वैल्यू, नहीं -1/2 के इक्वल, क्योंकि -1/2 है ना यहाँ पर, -1/2, तो cos की वैल्यू कहाँ कहाँ नेगेटिव होती है आपको ही देखना है। अभी मैंने बताया था आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में, तो cos यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, तो cos यहाँ भी नेगेटिव होता है यहाँ भी नेगेटिव होता है। और cos की रेंज क्या होती है, आप जानते हैं cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई, मैंने लिखवाया, बस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बार बार कह रहा हूँ आपको, उसको दिमाग में रखना है। तो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। तो अगर cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई है तो इसका मतलब आंसर जो है वो 0 से पाई के बीच आना चाहिए, तो यानी 0 और 180 डिग्री के बीच आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, cos कहाँ नेगेटिव हो जाता है, आप जानते हैं ना कि 180, यहाँ cos नेगेटिव रहता है ना, यहाँ पर cos नेगेटिव रहता है, साइन और cosec पॉजिटिव रहता है। तो क्या ये एंगल, अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल मिल जाए तो क्या वो एंगल 180 से छोटा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो इसका मतलब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका आपके पास दो, या तो आप 90 प्लस कर लें, क्योंकि 0 है, ये यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, ये यहाँ पर 3π/2 है, और यहाँ पर घूम के फिर से 2π है। तो या तो आप π/2 प्लस कर लें एंगल में, तो π/2, लेकिन प्लस करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि π/2 प्लस करने पर क्या होगा कि जो वैल्यू है वो बदल जाएगी, क्योंकि cos जो है वो साइन में बदल जाता है, 90 डिग्री के साथ cos साइन में बदल जाता है, और साइन cos में बदल जाता है, tan cot में बदल जाता है, cot tan में बदल जाता है, sec cosec में बदल जाता है, और cosec sec में बदल जाता है। ये बात तो आप जानते होंगे ना। तो इसका मतलब है कि 90 प्लस करके फ़ायदा कुछ नहीं है हमने। तो दूसरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं, 180 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 180 में से अगर कुछ माइनस करेंगे तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, और सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग 180 माइनस करेंगे, और 180 माइनस कितने को करेंगे, जितने की वैल्यू होती है 1/2। तो बताइए 1/2 कितने की वैल्यू होती है cos में, तो हम कहेंगे 1/2 cos में π/3 की वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है ना 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, 60 मतलब π/3, पाई मतलब 180, π/3 मतलब 180/3 मतलब 60 डिग्री, तो पाई माइनस π/3। अब जब cos थीटा बराबर आपका आ गया cos पाई माइनस π/3, तो आप लिख सकते हैं 3π माइनस π/3, यानी कहने का मतलब 3π माइनस π/3 मतलब cos 2π/3। cos 2π/3 का मतलब ही है कि आपका जो थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, थीटा आ गया आपका 2π/3, और थीटा ही हमारा कितने के इक्वल है, वो ही हमारा cos इनवर्स ऑफ -1/2 के इक्वल है। बात पकड़ में आ रही है। तो यानी cos इनवर्स ऑफ -1/2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2π/3 आ जाएगी, और 2π/3 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, जरा याद करिए, मैंने आपको बार बार कहा कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करिए। तो cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से लेकर पाई के बीच, यानी 0 और 180 के बीच कोई भी एंगल आ जाए वैलिड होगा। तो इसका मतलब एंगल जो हमारा आ रहा है 2π/3, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसका मतलब कहाँ पर वैलिड, कहाँ पर आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर वैलिड है।
मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन देखें हम लोग, तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि एक क्वेश्चन तो इस टाइप से आ सकता है, और कुछ क्वेश्चंस अब इन्हीं में से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस देने के लिए अगर कुछ क्वेश्चन देना चाहेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। मान लीजिए आपको दे दिया साइन इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, ऐसे करके आपको दे दिया, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो दो चीज़ें मिला के अगर आपको दे देता है तो इसमें कौन सा बड़ा काम हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू अलग निकालिए, इसकी वैल्यू अलग निकालिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने साइन इनवर्स ऑफ √3/2 की वैल्यू निकालनी है, तो उसको थीटा के इक्वल मान लिया, क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर √3/2। अब √3/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, तो हम कहेंगे साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 मतलब π/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3, और थीटा बराबर ही है हमारा ये, तो यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका, π/3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, π/3, तो एक की वैल्यू तो आपको ऐसे मिल गई π/3। चलिए कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है ना, अभी तो आप वीडियो को देखिए, रिवर्स करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू, चलो बता ही देता हूँ वैसे एक बार। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू आपने इसको थीटा मान लिया या अल्फा मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 और 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके आप कहेंगे कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जाने का तरीका क्या था, π - π/3, मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले। तो आप इसको पीछे भी देख सकते हैं कि कैसे मैंने बताया कि कॉस की वैल्यू -1/2 कैसे आएगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कॉस अल्फा आ गया, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 2π/3। अब अगर अल्फा 2π/3 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपके पास दो वैल्यूज हो गई, थीटा की भी हो गई, यानी इसकी वैल्यू भी हो गई, और ये जो कॉस इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू भी हो गई। तो इसकी वैल्यू तो π/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना, 2π/3, तो आंसर आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा, π/3 प्लस 4π/3, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 5π/3 इज द राइट आंसर। तो अगर क्वेश्चन आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ज़्यादा मतलब अभी जो सिलेबस में है ना वो बेसिक डेफिनेशंस हैं, और बहुत ज़्यादा इससे टफ क्वेश्चंस आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की संभावना नहीं होती। ठीक है ना, मतलब आप CBSE टर्म 1 की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आने की संभावना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतनी बातें तो अच्छे समझ में आ गई होंगी। और जो बचे हुए हमारे फॉर्मूले हैं या जो बचे हुए आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब जो फॉर्मूले आपने जिनको मैंने अभी तक अप्लाई नहीं कराया, जैसे ये हो गया, इसके अलावा ऐसे कुछ और भी दे सकता है। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आ गया, अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, हालांकि चांसेस देखते हैं ना कि उसके शायद कम रहेंगे क्योंकि शायद सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। आप एक बार अच्छे से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। मान लीजिए tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5/7, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप जान गए हो कि x इंटू वाई को मल्टीप्लाई करके, x और y को मल्टीप्लाई करके जो है 1 से छोटी वैल्यू आ रही है। और अगर 1 से छोटी वैल्यू आ रही है तो फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या लगेगा फॉर्मूला, x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY, समझ गए ना। और इसी तरह अगर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y की बात करें तो उसका उल्टा हो जाता है, बस क्या, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। मतलब यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, अगर और नीचे प्लस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस। मतलब ये याद रखने के तरीके होते हैं। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अब मैं क्या लगाऊंगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, tan इनवर्स 1/3 प्लस 5/7 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 5/7। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। 7 और 3 का LCM 21 और 7 1 जा 7 प्लस 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये यहाँ जाइए आपका 1 माइनस 5/21। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, ये आपका आ जाएगा 15 22 अपॉन 21 अपॉन में यह आ जाएगा 21 माइनस 5 यानी कि 16/21। ये कट के आपका इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 22/16 यानी 11/8। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, देख रहे हैं ना आप, बस कुछ नहीं करना था, मैंने सीधे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई लगाया, उसको बस सिंप्लीफाई कर दिया। 7 3 का LCM लिया 21, 7 1 जा 7, 3 5 जा 15। तो इसका मतलब
15 + 7 22, और ये इधर मल्टीप्लाई किया तो 1 × 5 5 और 7 3 21, तो 5/21 एलसीएम लेकर के 21 - 5 मतलब 16, 16/21, 21 से 21 कट गया 11/8, tan इनवर्स 11/8। तो अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए और आज के इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया जो मैंने प्रैक्टिस कराई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कर सकेंगे। और अगले वीडियो में क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको तुरंत उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और फिर बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में आने लायक एमसीक्यूज होंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।